हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज का वीडियो मैं थोड़ा अलग हटके बनाया है। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड का हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो आप। तो बेसिकली आज का ये वीडियो जो है वो उनके लिए बहुत यूजफुल होगा जो या तो नए नए में तैयारी उन्होंने शुरू किया है या फिर बहुत दिनों से भी तैयारी कर रहे हैं बट वो उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो एक पॉज मिलेगा आपको कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो चीज़ समझने को मिलेगा। और कौन सा ऐसा तरीका है, प्रॉपर तरीका है। ये नहीं कह रहा मैं कि यही एकमात्र तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। बट एक प्रॉपर चैनल कौन सा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कहाँ कमी है उसको पता करना है। और अगर आपको सफलता मिल गई है तो फिर बचा ही क्या है, फिर तो आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ एक प्रॉपर चैनल के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कैसे सही तरीके से तैयारी किया जाए ताकि गवर्नमेंट जॉब को जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट्स कि स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहला टारगेट है कि आप एक एग्जाम फोकस कीजिए। जब तक आप डिस्पर्स्ड रहोगे, जब तक आप अपने टारगेट को सेट नहीं करोगे कि चलो कोई भी एग्जाम जो भी आएगा वो देंगे, तब तक आप उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर सकते। आपके मस्तिष्क को क्या चाहिए, एक टारगेट चाहिए कि हमें क्या करना है और किसके लिए करना है। तो चाहे आप जो भी एग्जाम निकालना चाहते हो, चाहे छोटा से छोटा हो, हार्ड से हार्ड हो, डजंट मैटर एट ऑल, आपको टारगेट वही सेट करना है जो आप कर सको। टारगेट्स एग्जाम सेट करने से पहले आपको ये भी देखना है कि मैं कौन सा कर सकता हूँ, टाइम्स को लेके, रिसोर्स को लेके, या फिर जो भी आपके कंस्ट्रेंट है उसके अंदर में आप कौन से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट एग्जाम सेट करना है। याद रखना, टारगेट एग्जाम सेट करने का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी का आईएएस हमने सेट कर लिया बट हमारे पास ना टाइम है, ना बुक्स है, ना हमारे पास ऐसा बैकग्राउंड का कोई नॉलेज है कि चलो हम 2 घंटे पढ़ के निकाल सकें, ऐसा भी नहीं है। तो उस समय आपका ये टारगेट सेट करना थोड़ा सा वहाँ पे मुनासिब नहीं होगा। तो आपको टारगेट एग्जाम अपनी सारे कंस्ट्रेंट को कंसीडर करते हुए सेट करना है। यहाँ पे ये पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि सेट अ टारगेट एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन योर कंस्ट्रेंट दैट यू हैव। एक बार हमने टारगेट एग्जाम सेट कर लिया, फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को हमने चूज कर लिया। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि ठीक है, हमें आईएएस की तैयारी करनी है या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जाम जो आपको अच्छा लगता है वो हमने सेट कर लिया। उसके बाद आपको सेकंड वर्क क्या करना है, एक बार टारगेट सेट हो गया, सेकंड एग्जाम आप क्या करो, सेकंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, एनालाइज द पैटर्न। आपके पास प्रीवियस ईयर उस एग्जाम के जितने भी पेपर हो सकते हैं, यकीन मानो अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हो ना तो आपको अपने आप को भी समझाने के लिए एक आंसर मिल जाएगा कि मैं कहाँ पे गलत था। अगर आप ये समझते हो कि मैं सही चल रहा हूँ फिर भी मेरा सक्सेस नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे आप गलती कर रहे हो वो भी आपको पता चल जाएगा। एनालाइज द पैटर्न मीन्स आप एक बार टारगेट सेट करने के बाद, एग्जाम सेट करने के बाद, आप उसके जितने भी पेपर अवेलेबल हो सकते हैं आपके पास, आप उसको पढ़िए और शांति से उसमें 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने दिन लगते हैं दो, कोई बात नहीं। इतना टाइम निकल गया है, अभी गाड़ी निकल नहीं गई है। आप उसको टाइम से अच्छे से पढ़ो कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एक बार आप एनालाइज कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके, ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इस सब्जेक्ट्स के इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको कंक्लूजन निकल के आएगा। उन कंक्लूजन को आप जब पढ़ोगे तो लिखते जाओ साइड में। ठीक है, इस एग्जाम का एक पैटर्न मैं समझ गया हूँ कि इस एग्जाम का एक एवरेज पैटर्न है जिसमें 30% न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और बाकी का पोर्शन में डिफिकल्ट भी होता है और इजी भी होता है, और इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट या इस से फलाना फलाना से ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो पैटर्न को एनालाइज करने का फायदा होगा आपको जब आप स्टडी करोगे, ये इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए होगा। ठीक है, ओके, हम कहाँ पे यूज करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप है एस्टिमेट टाइम रिमेनिंग। तो आपने कोई टारगेट सेट किया है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 10 साल का टाइम होगा, 6 महीने का टाइम होगा, 1 महीने का टाइम होगा, या 1 साल का टाइम हो सकता है, या 2 साल का टाइम हो सकता है। तो आपके पास कितना समय रह गया है वो आपको निकालना है। तैयारी तो 2 दिन में भी कर सकते हो बैठे बैठे, अगर आपके पास पूरे रिवीजन है, बैकग्राउंड है तो, या फिर ऊपर से पढ़ के 2 दिन में किया जा सकता है, या फिर 2 साल में भी किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि टाइम कितना अवेलेबल है और कौन सा एग्जाम है और कितना हमारा प्रिपरेशन पहले से है। तो टाइम कितना रिमेनिंग है एग्जाम के लिए वो फाइंड करना है आपको। ओके, एक बार आप पता लगा कि ठीक है 1 साल के बाद आने वाला है एग्जाम, या 6 महीने के बाद आने वाला है, उस टाइम के हिसाब से अब आपको एक डुएबल शेड्यूल बनाना है। इस बात को खास फोकस करो कि डुएबल शेड्यूल मीन्स एक ऐसा शेड्यूल बनाना है, अगर आप
पढ़ने के लिए अभ्यस्त नहीं हो स्टार्टिंग से, अगर आप 6 घंटे डेली नहीं पढ़ते हो पहले से, और आज आपने प्लान कर लिया कि मैं कल से 6 घंटे पढ़ूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो कोई भी नहीं कर सकता। आप चाहे 1 दिन 2 दिन में कर भी लो कैसे भी करके, बट आप उसको रेगुलर फॉलो नहीं कर सकते। आप जो पहले से नहीं कर रहे हो उसको अचानक से करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, और वो इंसान नहीं ला सकता एक साथ। उसको कैसे करना है? धीरे 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 धीरे। अगर आप अभी आज से पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे और आपको 6 घंटे पढ़ाई की जरूरत है, तो आप कल से 1 घंटे का प्लान पहले बनाओ कि 1 घंटा मैं पहले फॉलो करूंगा। 1 घंटा अगर मैं पढ़ पाऊंगा, फिर उसको बढ़ा के 3 घंटे करूंगा। 3 घंटे में जब मैं बैठ पाऊंगा शांति से, फिर 6 घंटे बढ़ाऊंगा। डुएबल शेड्यूल मैंने इसीलिए लिखा है। आप ऐसा शेड्यूल ना बनना है जिसको आप फॉलो ही ना कर सको, या फिर कैसे भी आप वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है। और जितना स्टार्टिंग में अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो जितना छोटा शेड्यूल हो सके उतना छोटा शेड्यूल बनाओ। पर वीक का नहीं। आपको लगता है कि मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल है मेरे टाइम टेबल के ऊपर मुझे, तो आप 1 वीक का बना सकते हो, 1 मंथ का बना सकते हो, या अंटिल टारगेटेड एग्जाम तक का बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं जो सोचता हूँ दिन भर करने का वो मैं नहीं कर पाता हूँ मेरे शेड्यूल की वजह से, मेरे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, तो आप 1 वीक का बनाइए। अगर लगता है उतना भी कंट्रोल नहीं है, तो आप 1 दिन का बनाओ। आज पूरे दिन में मुझे ये करना है। अगर लगता है कि पूरे दिन भी नहीं कंट्रोल कर सकता, तो हाफ ऑफ कर लो कि हाफ डे तक मुझे ये करना है। इससे क्या होगा, माइंड जब हमारा सोचता है ना कि मुझे 1 साल तक ये करना है, तो पहले ही बोर हो जाता है कि मुझे नहीं करना है, मजा नहीं आ रहा। बट उसको आप अगर छोटे-छोटे टुकड़ों में दोगे ना, अच्छा चल आज दिन हाफ डे में इतना करना है, बाद का बाद में देखेंगे, तो आपका माइंड स्टार्ट होगा। ये उनके लिए है जो बिल्कुल अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं, वो अपने शौक से अपना लंबा शेड्यूल बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि माइंड को धीरे 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 ट्रेन करना है। कोई भी चीज को आप इतना बर्डन नहीं दे सकते एक साथ कि आपका शेड्यूल एकदम परफेक्ट हो जाए, वही आप कल से फॉलो करने लगोगे जो आज तक आपने फॉलो नहीं किया। वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है। तो एक डुएबल शेड्यूल बनाइए। एंड अदर मेक की जगह कीप मेकिंग मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे, कि कीप मेकिंग एंड कीप अपडेटिंग डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस ऑन द शेड्यूल। जस्ट कीप मेकिंग इट और कीप चेंजिंग इट। ठीक है। स्टडी के लिए याद रखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसिस्टेंट वर्ड, कि एक शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सको। ठीक है। ओके। अब एक बार ये हो गया, नेक्स्ट क्या है? गैदर प्रॉपर एंड इफिशिएंट स्टडी मटेरियल। आज के डेट में स्टडी मटेरियल का इतना होर है कि आपको 50 तरह के नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ूं कहाँ से। इफिशिएंट एंड प्रॉपर मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, कि आपको देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं जो आपने यहाँ पे एनालाइज किया था। ठीक है। आपको देखना है कि आप कहाँ पे हो और क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो उसके बीच में गैप कितना है। उसी आधार पे आपको स्टडी मटेरियल चूज करना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। आपने जो एनालाइज किया, पेपर का लेवल फॉर एग्जांपल यहाँ पे है और आपका करंट लेवल मान लो यहाँ पे है, तो आप नोट से शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है। आपको उस समय रेफरेंस बुक से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके और जो टारगेटेड क्वेश्चंस हैं उसके बीच में जो गैप है वो बहुत ही लार्ज है, या फिर मैक्सिमाइज कंडीशन पे है। उस कंडीशन में आपको रेफरेंस बुक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपकी अगर प्रिपरेशन इतनी है कि आप हाफ से ऊपर हो, 60% पे हो, तो आपको स्टार्ट एक अच्छे नोट्स से करनी पड़ेगी। अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स से कर लो तो भी चलेगा। ठीक है। तो आप अपने लेवल के हिसाब से आप डिसाइड करो कि आप अगर बहुत ही वीक हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, एक भी आप बेसिक भी नहीं समझ पाते हो, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप स्टार्ट रेफरेंस बुक से कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए रेफरेंस बुक से। आपको लगता है कि मैं क्वेश्चंस कर पाता हूँ, 70% तक पहुंच पाता हूँ कट ऑफ के, लेकिन 70% से ऊपर नहीं जा पाता हूँ, तो इसका मीनिंग है कि आपका बेसिक्स क्लियर है, बट ऊपर जो उसके हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको एक अच्छे मटेरियल की जरूरत है, स्टडी मटेरियल की जरूरत है, चाहे वो किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, चाहे किसी आपने खुद प्रिपेयर कर रखा हो उसी की जरूरत हो, चाहे प्रैक्टिस की जरूरत हो। ठीक है। उस तरह का आपको गैदर करना है यहाँ पे। इसीलिए ये सभी के लिए अलग अलग होगा, याद रखना। ये सभी के लिए अलग अलग होगा, अपना अपना मटेरियल इंडिविजुअली, किसी सबके लिए सेम नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्लान योर स्टडी इन सच अ वे दैट ऑल द सब्जेक्ट्स आर बीइंग कवर्ड ऑन डेली बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं जनरली, इस मान लो 10 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, तो हम टारगेट करते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते जाओगे, तो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे वो भूल जाओगे, और उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसके लिए आप बेसिकली ये कर सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट टोटल, अगर मान लो 10 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, तो मैं 10 को इस फ्रैक्शन में डिवाइड करूंगा कि 10 के 10 में, चाहे 10 मिनट के लिए पढ़ूं 10 सब्जेक्ट, ठीक है, 100 मिनट ही टोटल पढ़ूं मैं अगर दिन में, तो भी मैं 10 सब्जेक्ट को टच जरूर करूं, एक बार जरूर उससे जाके मैं उसमें से 2 पेज जरूर पढूं। ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट हर एक दिन पढ़ना है। आप टाइम शेड्यूल इसी हिसाब से बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिवीजन पर्पस के लिए। इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में आपका रिवीजन भी डेली बेसिस पे होता रहेगा। इस
वे का ये फायदा है। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़ने हैं, चाहे 10 मिनट या आधे-आधे घंटे या फिर 1-1 घंटे। तो आप अपना टाइम अवेलेबल या टाइम शेड्यूल में जो टाइम आपने अलोकेट किया है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दो। हाँ, उसमें आप वेरिएशन कर सकते हो, कोई ईजी सब्जेक्ट है आपको अच्छे से आता है तो उसका टाइम थोड़ा कम कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसके लिए आप टाइम शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हो। दैट डजंट मैटर कि ऐसा नहीं कि इक्वली डिवाइड ही करना है, यू कैन वेटेड वेटेड टाइम भी अलोकेट कर सकते हो। ठीक है, वेटेड टाइम जिसको हम बोलते हैं वो टाइम अलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाइल कवरिंग द कंटेंट रिकॉल द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन सिमिलर और सेम एग्जामिनेशन। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमने सेकंड स्टेप में किया था, एनालाइज किया था, उसका यूज यहाँ पे करना है ताकि वो इफिशिएंटली वर्क करे। मान लो हमने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा था कि क्वेश्चन में आया था, ये रिकॉल करो उस समय, या फिर अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उसको फ्रैक्शन वाइज करके रख लो कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, उसको आपने लिख लिया किसी तरीके से, चाहे वो कॉपी करके वर्ड फाइल में, चाहे प्रिंट आउट करके, चाहे आपने नोटबुक में लिख लिया। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख के रखो, तो जब आप वो चैप्टर पढ़ो आपको पता होना चाहिए कि ओके इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आप उस क्वेश्चन पे या फिर उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर सको, ताकि आप रिकॉल कर पाओ कि एक्चुअल और जो थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे हैं उसके बीच में क्या गैप है या फिर क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट में जब भी आप पढ़ो तो आपको ये जरूर उसमें रिकॉल आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ये इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको रिकॉल करने में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलता है व्हाट टू मेंटेन। आपको मेंटेन क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कीप रिवाइजिंग द कंटेंट। अब रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने 80% ही प्रिपरेशन की सिलेबस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ कभी भी 60-70% से ऊपर नहीं जाता है किसी भी एग्जामिनेशन का सिलेक्शन कट ऑफ। तो 80% आपने प्रिपरेशन की मतलब आप ठीक जगह पे हो। तो 100% कवर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन उस 80% की एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, ये प्रीरिक्विजिट है। उसमें एक्यूरेसी में ये ना हो कि 80% अगर आपने कवर किया, उस आपकी एक्यूरेसी 60% है तो वो 80% नहीं रहा, वो घट के आ गया 50 to 60% पे। वो चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी 100% हो, भले ही आप 80% प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके लिए सबसे प्रीरिक्विजिट क्या है कि रिवीजन। जितनी बार हो सके आप रिवीजन कर सको, आप करते रहो रिवीजन। एक टॉपिक आप 10 बार रिवीजन करो, 20 बार रिवीजन करो, इतनी बार रिवीजन करो कि वो टॉपिक अगर आपके सामने से जा रहा है तो आप उसको बिना सही आंसर टिक के हुए जाने मत दो। ठीक है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम रिवीजन टाइम, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है एक्यूरेसी कब बढ़ती है हमारी, जब हम एक ही चीज को बार बार करते जाते हैं तो हम उस चीज में अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी उस चीज को करने के लिए मैक्सिमम हो जाती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन। आपका हो गया यहाँ पे, ये हो गया रिवीजन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑन ऑफ डेली स्टडी एंड रिवीजन वंस इन अ वीक। आपको शेड्यूल ऐसा रखना है कि आप ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ो 3 दिन ना पढ़ो, ये बिल्कुल गलत है। आपको जब भी स्टडी पढ़ना है आप डेली बेसिस पे करो, मैंने कहा ना प्रॉपर, चाहे आप 1 घंटे डेली पढ़ोगे वो मच मच बेटर होगा, रेदर आप वीक में एक एक दिन किसी दिन 7 घंटे पढ़ लो और बाकी 6 दिन बिल्कुल ना पढ़ो। उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि आप हफ्ते में एक घंटे डेली पढ़ोगे, उससे मच मच बेटर है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप जितना समय निकाल सकते हो निकालो, फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 घंटे निकालो, लेकिन मानो 1 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो डेली ना तो बहुत होता है, तो सकते आप डेली पढ़ो एक दिन। ऐसा नहीं कि 1 घंटा कोई कम है, मुझे 10 घंटे डेली देना है। आप शुरुआत तो करो 1 घंटे से, टाइम अपने आप आपका बढ़ता चला जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर। जैसे जैसे कंटेंट खत्म होगा आपको अपने आप मन भी लगेगा, और आपका जब इन्वॉल्व हो गया तो टाइम अपने आप बढ़ने भी लगेगा। ठीक है, तो एक एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन आप रिवीजन करो जो आपने वीक में पढ़ा है, और बाकी के दिन आप ऐसा रखो जिस दिन आप स्टडी करो। ठीक है, फोकस ऑन एफिशिएंट स्टडी रेदर देन डूइंग मच स्टडी। स्मार्ट वर्क पे ज्यादा ध्यान देना है, हार्ड वर्क पे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूरा बुक तो पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट रेफरेंस बुक थे, फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। इसी के लिए मैंने बताया था कि आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर का, ताकि आप पैटर्न समझ सको एग्जाम का, कि हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, स्पेसिफिक पैटर्न, कि किस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एफिशिएंट स्टडी का मीनिंग यहीं पे यही है कि हर एक सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से साली शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ नहीं लिया, बल्कि उसको समझ के पढ़ा कि क्वेश्चंस इसमें से क्या आने वाले हैं। उसी बुक से हो सकता है आईएएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी बुक से एक जेई लेवल का या फिर क्लर्क लेवल का, प्यून लेवल का क्वेश्चन उसी बुक से पूछा जाता है, लेकिन दोनों का लेवल में आकाश पाताल का अंतर होता है। कंटेंट वही होता है लेकिन लेवल का डिफरेंस होता है, तो वो लेवल जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उसको उस नजरिए से नहीं पढ़ोगे। ये फर्क होता है एनालाइज करने का। ठीक है, ओके, चलिए फोकस यही करना है आपको कि इफिशिएंट स्टडी के क्या पूछा जाता है, हम उसी पे ज्यादा फोकस्ड रहें, जो पूछा जाता है जिस लेवल का, हम उसी लेवल से उसको पढ़ेंगे। ओके, चलिए। इन लास्ट टाइम सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन टारगेटेड। मैं ये मानता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लेने से कहीं ज्यादा बेहतर है
कि आप लास्ट के 20 दिन में कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम का या फिर उससे रिलेटेड कोई और एग्जाम अगर होता है उस स्टेट या कंट्री में, तो उस स्टेट का या उस प्रॉपर एग्जामिनेशन के जितने पेपर्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आप अपनी तरफ से शुरू करो बिना आंसर देखे हुए। ठीक है, वही आपका टेस्ट सीरीज है, वही आपका सब कुछ है, रिवीजन है, वही आपका सब कुछ है। कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं। जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे वही आपका रिवीजन भी करवाएगा, वही आपका प्रैक्टिस भी करवाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम मीन्स आप लास्ट टाइम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने, डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी करी है, कितना टाइम अवेलेबल है उस पर। अगर आपके पास 10 दिन का टाइम अवेलेबल है तो आप उसी में ये काम करो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो आप 1 महीने पहले ये काम करना शुरू कर दो। लेकिन ये प्रोसेस आपको दोनों ही काम करवाएगा, रिवीजन भी करवाएगा आपको और आपको मोर क्लोजर ले जाएगा टारगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, जो आपके काम का चीज नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको आप भूलते जाओगे, और जो काम का चीज है वो आप बार बार रिकॉल करते जाओगे। तो एक तरह से क्या होगा, ये डिस्कार्डिंग मेथड हो गया कि जब आप 10 पेपर या 20 पेपर या 50 पेपर जो प्रीवियस पेपर उसको आप बार बार पढ़ रहे हो और आपने थ्योरी पढ़ना बंद कर दिया है, तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं आपको, वो ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद होते जा रहे हैं क्योंकि उस कंटेंट को आप रिवाइज कर रहे हो बार बार। और जो क्वेश्चन में नहीं पूछे जा रहे हैं, वो थ्योरी जो आपने पढ़ा था वो आप अपने माइंड से आपके डिस्कार्ड होता जाएगा टाइम के साथ। तो ये क्या होगा, आपकी इफिशियंसी को मच मच इनहेंस करेगा। ठीक है, तो ये हर तरह से बेस्ट होगा लास्ट टाइम के लिए। लास्ट है कीप परफेक्टिंग योर मिस्टेक्स डे बाय डे। जो गलती आप कल कर रहे थे न्यूमेरिकल में या थ्योरी पढ़ने में, इसको मैं ये समझ लेता हूँ, इसको ये समझ लेता हूँ और इसकी वजह से ये गलत हो जाता है, उसको आप डेली बेसिस पे परफेक्ट कीजिए। ये जरूरी है क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही तरह के एरर हम लोग हर एक एग्जाम में करते रहते हैं, तो वो एरर को आपको डेली बेसिस पे फिक्स करना है। लास्टली, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेक यू कैपेबल, मेक योर सेल्फ कैपेबल होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ सक्सेस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने आप को कैपेबल बनाइए, मतलब आप अपने अंदर उतनी कंटेंट को एफिशिएंटली पजेस करो जितनी जरूरत है। सक्सेस आपको कहीं नहीं जा रहा, सक्सेस आपके पास घूम फिर के अपने आप आ जाएगा। सक्सेस क्या है, एक फ्लो है। ठीक है, व्हेन यू विल रेडी टू रिसीव द सक्सेस इट विल बी ऑटोमेटिकली कम टू यू। जब आप तैयार हो जाएंगे तो यकीन मानो कहीं ना कहीं से अपने आप से आप सोए रहोगे, आप 4 साल पहले भी फॉर्म भरे होगे ना, तो भी वो उसका नोटिफिकेशन या फिर उसका रिजल्ट उस दिन आ जाएगा जिस दिन आप तैयार हो जाओगे। तो सारी तैयारी तैयारी की होनी चाहिए, ना कि जीत की होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, यू कैन कमेंट। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है छोटा सा, कि शायद वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। उनसे पूछा गया कि भाई आपको एक कुल्हाड़ी दिया जाए और ये एक पेड़ काटना है, आपको 6 घंटे आपके पास टाइम है, अब कैसे काटोगे, फिर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी इस पेड़ को काटने की, आपके पास एक कुल्हाड़ी है तो। उन्होंने कहा कि मैं 4 घंटे सिर्फ उस कुल्हाड़ी को शार्पनिंग करने में लगाऊंगा और लास्ट के 2 घंटे काटने में लगाऊंगा। यही कंसेप्ट यहाँ भी आपको अप्लाई करना है। आप बाकी के जो टाइम है उसको अपने आप को तैयार करने में लगाना है, तैयारी में लगानी है, ना कि सक्सेस के पीछे भागने में लगाना है कि कट जा कट जा कट जा पेड़ कट जा, उससे नहीं कटने वाला है। तो आप अपने आप को शार्पन करो, अपने आप को एकदम जो कहते हैं ना कि रेडी कर लो, जहाँ जिस जिस टारगेट पे आपको जाना है उसके लिए अपने आप को रेडी कर लो, उस शेप में अपने आप को ढाल लो, पेड़ तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।